नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में बजट का पहला चरण कंप्लीट हो गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उस काले कानून को वापस ले लिया। ये बड़ी खबर कही जा सकती है। नाबालिग के साथ अगर रेप केस होगा तो उसके लिए सरकार आईपीसी में बदलाव करके मृत्यु दंड की सिफारिश भी करेगी। कुछ और घोषणाएं भी की है। लेकिन इस दरमियान अगर हम देखें तो प्रतिपक्ष पूरी तरह से गतिरोध करता रहा। प्रतिपक्ष का कहना साफ था कि पहले जो आरोप सीएलपी लीडर पे लगे हैं उन पे उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्हें सुबह मौका भी मिला, लेकिन बीच में गतिरोध होता रहा और आखिर विधानसभा की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई। सीएलपी लीडर को बोलना था कायदे से, लेकिन वो गतिरोध जारी रहा और इसी बीच स्पीकर ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बोलने का मौका दिया। गतिरोध जारी रहा, लेकिन ये कह सकते हैं कि पहला जो चरण होता है बजट का 3 चरण में वो कंप्लीट हो गया है। कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। होमगार्ड के 6000 पद सृजित किए हैं। 2500 पद होमगार्ड्स के किए हैं। होमगार्ड डायरेक्टरेट में जो पद हैं उनका भी जो वैकेंसीज है उन्हें जल्दी भरा जाएगा। कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण घोषणाएं और की है। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि आखिर गतिरोध जो है उसको खत्म किया जा सकता था। ऐसा कोई मुझे लगता है कि बड़ा कोई इश्यू नहीं है। और हमारे साथ विवेक धाकड़ जी जो पहली बार विधानसभा में जीत के आए हैं और बाई इलेक्शन से एक अलग पहचान कही जा सकती है। नंद किशोर जी महरिया साहब हमारे साथ में हैं, निर्दलीय विधायक हैं। शंकर सिंह जी राजपुरोहित वरिष्ठ विधायक हैं, भाजपा नेता हैं, हमारे साथ हैं। शंकर सिंह जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा, हाउस चलाने का जिम्मा वैसे तो देखिए दोनों पक्ष का है, लेकिन अपर हैंड जो होता है वो सत्ता पक्ष का होता है कि फ्लोर मैनेजमेंट ठीक से हुआ और चलिए कोई छोटी मोटी बात है उसे हटा करके चलने दिया। यहां एक अलग तस्वीर सामने आ रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री वो साथियों को उकसा करके जो सीधा आरोप लगा रही है कांग्रेस कि वही गतिरोध पैदा करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। वो फ्लोर मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल तैयार थे और अपने लोगों को ये कहते भाई बैठ जाइए, ठीक है। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कोई बोलना है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष को जब स्पीकर ने कहा कि आपको अपना स्पष्टीकरण के रूप में देना है, अब वो इधर उधर की बातें जाने लगे। ओ भाई बजट ये है, बजट में तो बोलना है, वो तो 4 बजे उनको बोलना था। अब उस विषय पर जो है उनकी जो जिस प्रकार से जो सीडी आई है, जो वीडियो कांड हुआ है, उस पर स्पष्टीकरण देना था। अब उसकी जगह उन्होंने दाएं बाएं जाने लगे, तो फिर हमारे सदस्य भी उनको बीच में टोका टोकी हुई, तो वो फिर टोका टोकी यहां तक पहुंच गई कि आपस में फिर गतिरोध खड़ा हो गया। महरिया साहब, क्या माना जाए, इसे गतिरोध टूट सकता था? बड़े आराम से टूट सकता था। 4 साल में पहली बार देख रहे हैं इतना अलोकतांत्रिक तरीका। एक आरोप जो लगाए गए विपक्ष के नेता पे, पहली बार है कि कोई नेता सदन में आरोप का जवाब देना चाहते हैं और सत्ता पक्ष जवाब नहीं देने दे रहा। ये पहली बार देख रहे हैं हम। जवाब इसलिए नहीं सुनना चाहते वो लोग कि उस आरोप में कोई दम है नहीं। वो 45 मिनट का एक पूरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से कट पेस्ट करके वीडियो बनाया हुआ है। अब इन सबको ये पता है, लेकिन चूंकि बजरी घोटाला हो गया, नीरव मोदी घोटाला हो गया, बजट में कुछ दे नहीं पाए, इसलिए इनको ये हो अल्लाह करके और ये 2-3 दिन का जो समय है ये गुजारना था, जो इन्होंने गुजारी। जी विवेक, क्या कहेंगे इस पे? आपने देखा हाउस में, लेकिन साथियों से आपने भी देखा है और ये पहला आपका अवसर था जब बजट सत्र को आप देख रहे थे। बजट के दरमियान आपने बोला भी और अभी अवसर बहुत सारे मिल सकते थे, लेकिन अगर ऐसे ही गतिरोध रहेगा तो मुझे लगता है कि बड़ा कीमती समय है वो ऐसे ही जाया होगा। दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारे साथ संयोग से आज महरिया साहब विराज रहे हैं। कुछ दिन पहले इसी तरीके का एक कदम हुआ था। महरिया साहब ने एक स्टार क्वेश्चन रेज करा था। उस स्टार क्वेश्चन को वहां पर मना कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। 2 डिपार्टमेंट्स के बीच का विषय बताकर उसको मना कर दिया गया। चाहे कोई भी मंत्री हो, सरकार को जवाब देना था, चाहे इस मंत्री से दिलाना था। आज जो हुआ ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर हम कीमती समय की बात करें और सदन की कार्यवाही की बात करें तो परसों एक सम्मानित माननीय सदस्य जो कि सीएलपी लीडर हैं, उनकी कोई सीडी के लिए कोई आम व्यक्ति कोई चीज कहे, एक कहीं चीज से आए, आपने वहां से एक वो रिकॉर्डिंग ली और रिकॉर्डिंग लेने के बाद 2 बजे फ्राइडे को सदन स्थगित हो गया। उस समय के बाद आज एक 10 मिनट या 20 मिनट का समय अगर
नहीं दे सकते थे, दाएं हो चाहे बाएं हो, उनका स्पष्टीकरण सुनने पे वो सीएलपी लीडर हैं और व्यक्तिगत लांछन लगाया जा रहा है। व्यक्तिगत लांछन में अगर हम यूं देखें तो माननीय सदस्य का विशेषाधिकार है, और सबसे बड़ी जो चीज थी उस सिर्फ एक सीडी के आधार पर या एक उसके आधार पर आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे सीएलपी लीडर की जो दैनिक दिनचर्या लाइफ है उसको अगर देखें तो उनकी इंटीग्रिटी कोई डाउटफुल नहीं है। वो कहीं ऐसा चीज नहीं है, उनके खान पीन से लेकर दिनचर्या से लेकर एक बहुत संजीदा और बहुत ही मजबूत किस्म के और सही ईमानदार नेता हैं। दिनचर्या में नहीं आता ना, ये तो व्यक्तिगत लांछन अगर आप लगा रहे हैं तो विशेषाधिकार है माननीय सदस्य का, उसमें अगर आप चीज कह रहे हैं स्पष्टीकरण, जब 2 बजे से आप सदन स्थगित कर दिया, 20 मिनट देने में कहा। बीकानेर के लोगों को ये धंधा करने का काम है, शौक होता है कि सदन जो है नियम और परंपराओं से चलता है। संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, उसके बावजूद उन्होंने नियमों को तोड़ते हुए, सदन की परंपरा को तोड़ते हुए बिना नोटिस दिए व्यक्तिगत आरोप लगाए। सदन में कोई भी किसी पर व्यक्तिगत आरोप जो है विदाउट नोटिस नहीं लगा सकता। नोटिस की प्रक्रिया के तहत सदन में आरोप लगता है, फिर नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस जो है अब दिया होगा, फ्राइडे को नोटिस नहीं दिया गया, और उस दिन जो जवाब वो देना चाहते थे तो फिर जवाब सुना नहीं गया। आज भी सुबह यही हुआ, जो जवाब देना शुरू किया। शंकर सिंह जी, जो बात सामने आ रही है, क्योंकि नोटिस डूडी जी को दिया जाना था, डूडी जी खारिज कर रहे हैं कि नियमों की दुआई देते हैं, नियमों की बात करते हैं, लेकिन नोटिस नहीं दिया मुझे किसी तरह का और व्यक्तिगत आरोप लगाए, लेकिन मुझे बोलने का मौका तो दिया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, चलिए फ्राइडे को हम नहीं जाएंगे, काफी इस पर बहस कर चुके हैं। जब रामेश्वर डूडी बोल रहे थे तो उस दौरान सत्ता पक्ष के सब सदस्यों को मुझे लगता है खड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्पीकर ने अनाउंस किया था कि बिल्कुल सीएलपी लीडर बोलिए। एक बार सुनना चाहिए था अगर कोई बात होती, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री, आपके उप मुख्य सचेतक सब लगातार बोलते रहे, ये कहते रहे कि पहले हमने शुरू किया था। हाउस को तो ऑर्डर में लेकर के आने के लिए मुझे तो बड़ी मजबूरी किसी का एक माहौल दिखाई दे रहा था विधानसभा में। हाउस चलाने के लिए स्पीकर को सारे राइट्स हैं, सभी को, किसी को भी बैठा सकते हैं, किसी को बाहर भी कर सकते हैं अगर कोई गतिरोध पैदा करता हो, चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे प्रतिपक्ष से हो। खैर जो भी रहा, लेकिन जब बजट के पहले चरण के समापन से ठीक पहले सीएलपी लीडर को बोलने का जब मौका मिला, नंदकिशोर जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, जब सुबह 12 बजे कहा गया था सीएलपी लीडर बोले, तो मुद्दे से वो डाइवर्ट हो रहे थे। उन्हें कहा भी गया कि आप बजट की रिप्लाई के दौरान उससे ठीक पहले आपको मौका मिलेगा, आप बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दारा सिंह एनकाउंटर का जिक्र कर दिया, दूसरी चीजें कर दी। दारा सिंह एनकाउंटर का जिक्र उन्होंने नहीं किया। जब पक्ष विपक्ष में बहस शुरू हुई तो कुछ लोगों ने कई बातें बोली, उसमें वो बात आई थी। विपक्ष के नेता ने सिर्फ भूमिका शुरू की थी उस बात की कि भाई मेरा कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, किस तरह से वीडियो बना, किस तरह से कट पेस्ट हुआ, उसमें 1-2 बार बजट का नाम आया। उन्होंने ये कहना चाहा कि भाई बजट पे बहस नहीं होने देना चाहते, इसलिए आप लोग मुझे बार बार टोका टाकी कर रहे हो, तो उस पर हंगामा शुरू कर दिया। कुल मिला के उद्देश्य जो है, ये जो बजरी घोटाला और ये नीरव मोदी घोटाला जो इन वर्तमान में भी हुआ है ताजा प्रकरण, इससे ध्यान हटाना एक उद्देश्य जो है वो सत्ता पक्ष का था, और जिसमें वो काफी हद तक सफल रहे हैं कि 2-3 दिन में उन्होंने हो अल्लाह करके और इससे ध्यान लोगों का हटाने का बजरी घोटाला तो देखो, बार बार ये बजरी घोटाले वाले विषय आता है। बजरी घोटाले को तो सही करने के लिए हमने छोटे पट्टों में इसको दिया है। आप मतलब देखो, ऐसा है, कांग्रेस ने इतना बड़ा अपराध किया है वास्तव में राजस्थान की जनता के साथ। मतलब बड़े बड़े हेक्टर के जो है ये पट्टे, पहला बजरी खनन में आती कहाँ? अगर वो गलत किया तो आप सरकार में 4 साल बाद आप कह रहे हैं। ऐसा है ना, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइंस क्या कर रहे हैं, क्या है वो सबको पता है। हमने इस विषय को किया है कि छोटे छोटे पट्टे, अब पट्टे ऐसा है ना, उसको इन्फॉर्मेशन तो होने दो। मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, चौथे साल में कैसे याद आया कि भाई ये निर्णय राजस्थान के बहुत बड़ा हित में निर्णय है। अब आप लोगों को नहीं सुहाता है तो बात उसके लिए कुछ भी कहो, लेकिन ये निर्णय राजस्थान। मैं एक बात कहना चाहूंगा, निर्णय बहुत हितकारी है, हम भी वो कह रहे हैं, पर ये निर्णय अब 4 साल बाद कैसे? ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें बजरी नहीं मिल रही है, बशर्ते कि वो बजरी जो 15-20 पैसे किलो मिलनी चाहिए वो आज 2 रुपए किलो तक मिल रही है, 200 रुपए क्विंटल तक मिल रही है। उसकी वजह से हमारे जो मकान है, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो सारी ठप पड़ी है। 185 वेंडर जब एक मकान बनता है तो उसमें लगते हैं बिजली, पानी, पेंटिंग, सैनिटरी, ये वो
वो सारे के सारे आज निठल्ले बैठे हैं। मजदूर जो है वो भूखों मरने की नौबत आ गई है, आत्महत्याएं कर रही। ये स्थिति इस बजरी की वजह से आ गई, क्योंकि बजरी की वजह से कंस्ट्रक्शन पे रोक लग गई, तो ये सारे जो है बेरोजगार हो गए। चलिए पुरोहित साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री की अपनी तैयारी थी, बजट बहस का रिप्लाई करना था उन्हें, तो ये बीच में बुला करके क्यों? कई बार आप लोगों ने की भी तरफ से कोशिश रही है, जब सत्ता में रहे थे तब भी कोशिश की गई है कि गतिरोध को खत्म किया जाए और वापस से चालू करें। आपको लगता है कि ऐसा गतिरोध है कि खत्म नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो फिर तो नेक्स्ट डे भी जो होगा, वर्किंग डे होगा, उसमें भी यही होगा। 1% खत्म होने वाला गतिरोध था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको निमंत्रण भी दिया, निमंत्रण देने के बाद नहीं आए प्रतिपक्ष के बंधु, नेता प्रतिपक्ष नहीं बैठे, तो उसका तो हम भी क्या करें। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और उसके बाद में जो रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर ने कि भाई 4 बजे ये देंगे, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, और 5 बजे जब बात तय हो गई, अब 4 बजे वो बोलते, बिल्कुल बोलते, अगर वो बोलते कोई गतिरोध नहीं था। वो बोलते नहीं, हाँ बात सही है। सवेरे स्पष्टीकरण के लिए स्पीकर ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि नेता प्रतिपक्ष इस बात का ध्यान रखें, आपको स्पष्टीकरण जो देना है वो अपने इस सब्जेक्ट पर देना है। अब आप तो दाएं बाएं जाने लगे। दाएं बाएं देखो, जब आप चाहते ही हो कि मैं कुछ भी बात करके बीच में गतिरोध पैदा करवाऊं, मुझे तो लगता है नेता प्रतिपक्ष कहीं ना कहीं देखो, कहीं कमजोर है, कहीं ना कहीं कमजोर नेता प्रतिपक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर है, इसलिए वो चलाकर इसको गतिरोध पैदा करवाना चाहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ डूडी खुद जानबूझ करके कर रहे हैं कि हमें आज ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो हरी जानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोरी तो है। देखो, बीकानेर, फलोदी वगैरह ये सट्टे चलते हैं। अब सट्टे में हो सकता है शौक किसी का होता है सट्टे लगाने का, इसमें क्या होगा? नहीं, ऐसे आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते बिना जान के, बिना उसके आपको कैसे शौक हो सकता है? आप लिबर्टी मत दीजिए, इसमें कोई लिबर्टी की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना सा जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ भी इस बात का लगातार दावा कर रहे हैं कि हमें चिंता है कि कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, मिस्टर डूडी के खिलाफ। तो यह साजिश की जो बू आप लोगों को आ रही है, अगर सिंपैथी वास्तव में सीएलपी लीडर के प्रति इतना सम्मान है तो उन्हें पूरी बात कहने का अवसर दे दीजिए। वो साजिश पे आप दोनों चीज कह रहे हैं कि आपको 4 बजे टाइम मिला था, अगर 4 बजे वो बजट पे बोल सकते थे, अगर 12 बजे उन्होंने 10 मिनट उसके लिए बोल दिया कि ये विशेषाधिकार स्पीकर का है, वो किसे बोलने देते हैं, नहीं बोलने देते। लेकिन मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं गतिरोध तोड़ने की बात। 101% स्पीकर ने बहुत क्लियर शब्दों में, वापस आपको कह रहा हूं, क्लियर शब्दों में कि आप कहीं पर भी दाएं बाएं नहीं भटकेंगे। तो ये जानबूझकर दाएं बाएं भटकना मतलब दाएं बाएं, उन्होंने उन्हीं स्पीकर साहब ने ये कहा था कि कोई सदस्य नहीं बोलेगा जब तक ये सीएलपी लीडर जब तक जवाब दे रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद 2-2, 3-3 सदस्य जानबूझकर उत्तेजित करने का कारण उन्हीं माननीय स्पीकर साहब ने ये कहा था कि कोई इस पे नहीं बोलेगा, पक्ष का कोई व्यक्ति। उन्होंने बहुत चलिए, मेरा विवेक जी आपसे और मेहरिया साहब से एक सवाल है। मेहरिया साहब भी क्योंकि प्रतिपक्ष के साथ में स्टैंड कर रहे हैं और खड़े होते हैं, मुद्दा जब भी कोई होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार ये आरोप लगाती है बीजेपी या सरकार कहें कि बिखरा हुआ है कांग्रेस और सीएलपी लीडर, उनके काबू में नहीं है एमएलएज उनकी पार्टी के, तो वो इस तरह के क्रिएट करवाते हैं ताकि मेरा जब बोलने का वक्त हो। ये एक आरोप कह रहा हूं, इसको राजेंद्र राठौड़ ऑन रिकॉर्ड बोल रही है बात। तो सत्ता पक्ष में आहूजा जी जो है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ किस तरह से बोले हैं, जसवंत यादव किस तरह से बोल रहे हैं, घनश्याम जी तिवारी किस तरह से बोले हैं, कल परसों छोटू सिंह जी किस तरह से बोले हैं, और एक एक व्यक्ति, एक एक एमएलए आज दुखी है, कोई बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है। कल परसों बीजेपी के जो एमएलए हैं हमारे श्रीमाधोपुर के, जब टेलीविजन वालों ने उनसे पूछा कि आपको बजट में श्रीमाधोपुर को क्या मिला, तो उन्होंने किताबों की एक अटैची जो बजट की थी वो दिखाई कि मेरे को तो अटैची मिली। ये स्थिति बीजेपी के विधायकों की हो गई है। हमारे सीकर जिले में लोकल 4 सरकारी कॉलेजों की आवश्यकता थी और मांग थी, इनकी घोषणा की हुई थी, वो पूरी नहीं हुई। एक पुलिया की थी, वो पूरी नहीं हुई। विश्वविद्यालय की बिल्डिंग नहीं, मतलब कितने काम आपको गिनाऊं। ये सिर्फ जो है उन बातों को बजट की जो घाटा पूर्ति है उसको सामने नहीं आए, और ये जो 3 लाख करोड़ से ऊपर इन्होंने कर्जा 4 साल में पहुंचा दिया। राजस्थान में पिछले 28 साल में 18 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, मैं आपको, और इस 28 साल में ये कर्जा जो है वो 6000 करोड़ से 3 लाख करोड़ पहुंच गया। उसमें ये जो पिछले 4 साल हैं 75% हिस्सा जो है वसुंधरा जी की सरकार का है।
इसलिए ये लोग सामना नहीं करना चाहते। इसका सारे वर्ग दुखी होते हुए आज न बेरोजगार को कुछ मिला, न किसान को कुछ मिला, न सातवें वेतन आयोग को कुछ मिला, तो उसके बावजूद भी इतना घाटा इन्होंने दिया, इतना अनाप शनाप वे इन्होंने अपने ऊपर किया कि आज ये बचना चाहते हैं कि ये बहस नहीं हो। हमने बजट में बहस के लिए हमारे नाम दिए थे, 3 दिन लगातार देते रहे, नंबर नहीं आया, क्योंकि इनको गतिरोध करना था कि भाई ये लोग बोलेंगे, बातें सामने आएंगी। रिफाइनरी का श्वेत पत्र घनश्याम जी तिवारी ने खुद ने मांगा है, ये पेश कर दें। काले कानून की जो बात थी, आपको पता है मीडिया ने कितनी बुरी तरह से उसको बोल के और इनको दबाव बनाया था। हमने विपक्ष ने पूरा आंदोलन करके इन पे दबाव बनाया था। आज इनको मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने पहले लाए क्यों थे इस तरह की चीज? सिर्फ ऑफिसर्स के कहने से और अपने बचाव के लिए काला कानून लिए कि कल को हमारा राज हट जाएगा तो हमारे ऊपर FIR दर्ज नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता, क्यों दिया? जरूरत इस कानून को लाने की आवश्यकता ही। चलिए विवेक जी से मेरा सवाल। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आरोप क्यों लगता है लगातार कि कांग्रेस में बिखराव है, CLP लीडर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? एक इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष काफी घेरने की कोशिश करता है कि CLP लीडर को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अपनी चीजों को दबाने के लिए उसके पास एक ही यही है, कहाँ चीज का बिखराव है, कहाँ चीज का वो है, कहीं वो नहीं है। ये सब सरासर गलत है, इस तरीके की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। अभी उपचुनाव में आपने इसका रिजल्ट देखा ही है, उसके बाद और क्या चाहिए? और क्या चाहिए उसके बाद? यहाँ CLP की बिखराव की बात कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस एकजुट है, उसका रिजल्ट मिला है। इशारा जो हाउस में इशारा होता है, लोग सारे देखते हैं, पत्रकार मीडिया भी देखता है कि किस तरह से क्या होता है। वो तो जो कह रहे हैं आरोप लगाने वाले, पहले वो खुद को तो देखें। आप महरिया साहब ने अभी 3 उदाहरण दिए, आप वहां तो देखिए। आज सदन की गरिमा की बात हो रही है, माननीय सीनियर सदस्य की क्या स्थिति थी, उन्होंने किस तरीके से हमारे सम्मानीय घनश्याम जी तिवारी जी ने कैसे वहां पे वो करा था, और उसके बाद क्या स्थिति रही थी, सबने देखा है, वो भी देखा है। चलिए मैं अभी मुद्दे के हमें CLP लीडर से जुड़े काफी बातें की। मैं इतना सा जानना चाहूंगा, काला कानून जिसकी डिमांड प्रतिपक्ष भी कर रहा था, दबी जुबान में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता घनश्याम तिवारी तो खुल करके भी बोल रहे थे इस पे, मीडिया तो अपनी तरफ से एक लड़ाई लड़ी रहा था कि इसे विड्रॉ किया जाना चाहिए। इस कानून की अगर यूं देखें, अब ये आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रतिपक्ष के लिए एक हथियार का भी काम करेगा, अभी कितना इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन आवश्यकता क्या पड़ रही थी कि इसे हम लेकर के आए? देखो, आवश्यकता इसमें कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट वाला विषय ये था कि ये बार बार काम करने में तकलीफ आती है। मान लो अब हो सकता है कि उसमें कई चीजें जो नहीं लेनी चाहिए थी वो ले ली है। ठीक है, काला कानून कहकर देखो, जो गलत है वो गलत है, विड्रॉ कर दिया आज। मैं खुद समझ गया, क्योंकि ये मेरा सवाल देखे इस वजह से है कि आपने लिया। मैं सवाल इस वजह से है कि आपकी पार्टी की मंथन चल रहा है, उसमें एक बात साफ निकल करके आई है। हमारी खास खबर में जो चर्चा निकल करके आई, आप ही की पार्टी की सीनियर लीडर हैं शील दावाई, उन्होंने ये बात कही कि ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़े एक हार का कारण बनी है हमारे लिए। कहीं ये तो नहीं है कि जिस ब्यूरोक्रेसी को आप खुद अब पहचान रहे, वर्षों बाद में आप लोगों को महसूस होने लगा कि वो हमारी चलाने लग गई थी, जबकि जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेट्स को चलाते हैं, क्योंकि जनता के बीच तो आप लोगों को जाना है, उनको इतना हावी किया, लगातार मीडिया ने इस बात को कहा, अब समझ में आने लगी है। ये कारण तो नहीं है कि हार का कारण जो ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही एक हमारे को जो चिन्हित कर रहे हैं कारणों में से एक प्रमुख कारण सामने आ रहा है, एक बड़ी वजह ये तो नहीं है? नहीं, हार वगैरह विषय तो ये अनेकों, मान लो 10 कारण है, वो 10 में से कोई एक हो सकता है। ये देखिए, हार का एनालिसिस बिल्कुल पार्टी लेवल पे हो रहा है और पार्टी की मीटिंग भी है। पार्टी के लेवल पे जो डिस्कस हो रहा है उसी की मैं बात बता रहा हूं। एक ब्यूरोक्रेट्स को भी कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा कारण रही है हमारी हार का। कहीं गड़बड़ है तो उसको सुधारा जाए, बाकी कोई पूरा ब्यूरोक्रेट्स को उसको ब्यूरोक्रेसी कैसे किसी हार का कारण हो सकती है? अगर घुड़सवार को घोड़ा चलाना नहीं आए, उसका किसी के पास उपाय नहीं। अब ये ब्यूरोक्रेसी को कैसे चलाना है, ये तो लीडर्स का काम है, ये तो सरकार का काम है कि भाई ब्यूरोक्रेसी को किस दिशा में चलाना। कल परसों मुख्यमंत्री जी बोली हैं कलेक्टर्स की मीटिंग में कि हमें तो पता ही नहीं था फील्ड में क्या हो रहा है। तो आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, आपका चैनल क्या कर रहा है, आपके लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आपको यही नहीं पता फील्ड में क्या हो रहा है। जब 17 विधानसभा क्षेत्रों में आप हार गए, तब आपको ये पता लग रहा है कि फील्ड में क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ये वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल तो इनको चुनाव के 6 महीने बाद अजमेर, सूरजगढ़ और भरतपुर में मिल गया था, और आज भी ये वेकअप कॉल की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब कुल मिला के सुधरना नहीं है, ये ऐसे ही रहने वाले। काले कानून को भी वापस लिया है तो बिल्कुल काले मन के साथ लिया है। महरिया साहब, चलिए एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा कि IPC में बदलाव करके नाबालिग के साथ में जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे प्रदेश में, बड़ा चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने अपने रिप्लाई में इसका जिक्र भी किया है, मृत्यु दंड का प्रावधान कर रहे हैं, हालांकि मध्य प्रदेश पहले कर चुका है। इसे कैसे देखते हैं? कुछ लगाम लग पाएंगे? बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अकेले कोई राजस्थान प्रदेश सरकार के करना बस की बात नहीं है। राष्ट्रपति तक मामला जाएगा
बड़ी अच्छी बात है। अगर अच्छी शुरुआत है, दोनों पक्षों को बिठा के और पूरा डिस्कशन करके और अच्छे तरीके से पूरे सदन में डिस्कशन करके पूरा सदन तैयार किया जाए तो करना चाहिए, अच्छी बात जी। चलिए विवेक, आपके पास में आना चाहूंगा। आप तो खुद एक लॉयर भी हैं, वास्तव में इसकी एक आवश्यकता थी, लेकिन यहां सबसे बड़ी जो बात है कि यो तो देखिए बाल विवाह के लिए भी बड़े सख्त कानून बने हुए हैं, लेकिन एक मैसेज जा सकेगा कि मृत्युदंड, क्योंकि माइनर के साथ रेप, उसके बाद में मर्डर, ऐसे कई केसेज आए हैं जिसमें फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए या केस ऑफिसर स्कीम के जरिए उसे मुकाम तक पहुंचाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन कमी नहीं आ रही अपराध में। तो क्या एक कारगर साबित हो पाएगा? कानून तो कारगर साबित होगा, चलिए उसमें मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ क्राइम है उसमें कुछ लगाम लग पाएगी इसमें? तो उस स्थिति में होगा कि कानून कितना सख्त बनता है और उसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज कितना मजबूती से बिना पक्षपात के उसको इंप्लीमेंट कर पाती हैं, उस पर कितनी विजिल रहती है। आपने दो चीज को कोरिलेट करा, बाल विवाह वाला कोरिलेट करा। बाल विवाह किस प्रारूप में हुआ था? विदेशी आक्रांताओं के हिसाब से बच्चियों को बचाने वाला जो हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में बाल विवाह चालू हुआ। मैं खुद सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूं। हमारे यहाँ सामूहिक विवाह के इसमें दोनों चीज का है, सोशल और जो आपका दोनों का मीडिया और ये सब लोगों का संबंध होने के बाद वो चीज को होती है। आज हमारे यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है, वो बाल विवाह का कारण रहता है आर्थिक मजबूरी। आर्थिक मजबूरी से वो बाल विवाह होता है और आपस में उसमें तालमेल के हिसाब से, दोनों के समझौते के हिसाब से होता है। इस चीज को हम अगर दूसरी चीज में देखेंगे, जो आप रेप केसेस कह रहे हैं, रेप केसेस, माइनर के साथ रेप केसेस, बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है वो अब वो हो गई है, तो 13-14 ईयर्स है, पर रेप केसेस हो रहे हैं 6 ईयर्स 5 ईयर्स। उन बच्चियों के साथ वो न तो समझौता है न कोई मजबूरी है, वो एक हैवानियत है, अपराध है, वो हवस है, उस वजह से होता है। इस पे तो काला कानून, आपका ये सख्त कानून होना चाहिए। और जहां हम वो करते हैं जो गल्फ कंट्रीज में, और जहां जो हम देखते हैं वहां सख्त कानून की वजह से वहां छेड़छाड़ की घटनाएं भी नहीं होती। वो इतना सख्त कानून यहां पर बनके इंप्लीमेंट होगा, तब जाके हमारे क्या रास्ते निकालने शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेरा जो सवाल था, मैंने बाल विवाह को इस वजह से जोड़ा, कहीं ऐसे हालात नहीं बने कि विदेशी आक्रांताओं के कारण, जो आप कह रहे हैं कि घूंघट की प्रथा हो चाहे बाल विवाह हो, एक बड़ा कारण वो रहा था कि आक्रांताओं को ध्यान जो बहन बेटियों के ऊपर जो पड़ने लगा था, कहीं ऐसे कारण वापस नहीं बने कि लोग, क्यों मैं नाम कोट नहीं करना चाहूंगा, मैं एक IAS ऑफिसर, उन्होंने एक बार बात कही थी कि बाल विवाह हो रहा था, वो SDM थे, उन्हें भेजा गया वहां पे, तो वहां जाकर के उन्होंने जब कहा कि ये बाल विवाह हो रहा है और क्यों कर रहे, तो उन्होंने जो लॉजिक दिया, तो उनका कहना है कि सरकार की नजर में, कानून की नजर में मैंने ये काम गलत किया, लेकिन मैंने उनको छूट दी कि ये कारण से साहब इस तरह के हालात हैं, गांव में जो पोजीशन बन रही, इस वजह से मैं बाल विवाह कर रहे हैं, कहीं वो दौर वापस नहीं आ जाए। मैं इस वजह से मुझे जो मैं बाल विवाह बिल्कुल गलत है, लेकिन देश में जो लोग देश को चलाने वाले हैं, वो लोग जब तक प्रेरणा स्रोत नहीं बनेंगे। आज हमारे प्रधान सेवक जी हैं, एक चुनाव में एफिडेविट में कहते हैं मैं शादीशुदा हूं, एक में कहते हैं मैं शादीशुदा नहीं हूं। जब देश के प्रधानमंत्री की ये स्थिति है कि वो स्पष्ट तौर पे नहीं कह पाते कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं हूं, क्या विवाहों के कानून की बाल विवाह थोड़ी इस देश में वो क्या नहीं, इसमें एक चीज का, चाहे सोशल लीडरशिप कर रहे हो चाहे पॉलिटिकल लीडर, वो एग्जाम्पल क्रिएट करने चाहिए। वो ये नहीं बता पा रहे कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं हूं। बाल विवाह का विषय देश की जो है मेरा, तो मैं रेप केसेस के साथ में बाल विवाह को जोड़ रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर बाल विवाह पश्चिमी राजस्थान की बात है, बहुत गलत है, पश्चिमी राजस्थान की बात है, राजस्थान के हर कोने में होने लगे हैं। पश्चिमी राजस्थान में ऐसा है, एक पिता के अगर मान लो 5 बेटियां हैं, तो सबसे बड़ी वाली बेटी जो है ना, वो शादी के लायक 18 साल की होती है, तो उसमें उस घर की हालत ये स्थिति होती थी कि वो एक जीवन में एक बार ही शादी रचा सकता था, इसलिए सारी आर्थिक मजबूरी। मैंने वही निवेदन करा, सामूहिक विवाह, मेरी खुद की शादी सामूहिक विवाह में हुई है। मेरे फादर इंजीनियर होने के बाद उन्होंने जब शादी करी उस जमाने में, बिना घूंघट के, बिना दहेज के, और 25 साल की एज में शादी करी, तो जो सोशल लीडरशिप कर रहे हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, एग्जांपल क्रिएट करना है। चलिए बात सही है कि, चलिए बिल्कुल सही है कि मेजर जो रहे, अगर पहले चरण की बात करें, गतिरोध अपनी जगह रहा, गतिरोध टूटेगा नहीं टूटेगा मंगलवार को देखना होगा, लेकिन कुछ चीजें जो सामने निकल करके आ रही हैं, ये बात सही है कि वास्तव में माइनर रेप केसेस में जो एक्यूज्ड है, अगर उसको हैंग नहीं किया जाएगा, इस तरह की चीजें, कई बार इसकी डिमांड उठ चुकी है, इतना सख्त कानून बनाइए। दामिनी का जब केस हुआ था 16 दिसंबर 2012, तो एक आवाज उठी थी कि अब बहुत हो चुका है और अब
अब महिला को एक अबला नहीं समझा जाना चाहिए, उसके खिलाफ जो सख्त कानून इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ आना चाहिए। एक बड़ा कानून अगर राजस्थान लेकर के आएगा तो मैं कहूंगा कि एक अच्छा कदम राजस्थान की सरकार का कहा जा सकता है। हमने कुछ अनाउंसमेंट्स बताए हैं, लेकिन बड़ा एक वापस में रिमाइंड कराना चाहूंगा कि काला कानून ने सरकार को वापस लिया है। अब इसमें राजनीतिक गुण दोष नहीं निकालने चाहिए। खैर सरकार देर से सही, लेकिन जो पब्लिक की डिमांड थी उसे विड्रॉ किया है, तो मुझे लगता है कि काफी इसे एक स्वागत योग्य कदम कहा जाना चाहिए। चले जाते जाते आप जरा सुनिए कि जो मोर्चा संभाल रहे थे सत्ता पक्ष की ओर से राजेंद्र राठौड़, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और सीएलपी लीडर, दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, चलते चलते सुनिए और उसके बाद हम वापस। बजट पे रिप्लाई पूरा दे नहीं सकी। आज बजट में जो घोषणाएं करी है सरकार ने, उन घोषणाओं को प्रदेश की मुखिया पहले भी कह चुकी है कि मेरी कोई गारंटी नहीं है कि इस बजट के अंदर की हुई घोषणाएं धरातल पर आएगी। आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सरकार अपना आपा खो चुकी है, अपना विश्वास खो चुकी है। प्रदेश की जनता ने इस कागज के पुलिंदे को, इस झूठ के पुलिंदे को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रतिपक्ष के नेता उन पर लगे प्रामाणिक आरोपों के कारण बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सदन के अंदर और सदन के बाहर वो इस चीज को झुठलाना चाहते हैं जो प्रामाणिक है, जिसके अंदर 3 करोड़ के सट्टे का लेन देन की बात वो अपने मुख से कह रहे हैं। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं दारिया कांड के अंदर मैं आरोपित हूं। संसदीय ज्ञान का उन्हें जानकारी बिल्कुल नहीं है, वरना वो। तो चलिए विधानसभा के अंदर की तस्वीर कुछ अल्फाज में आपके समझ में आ गई हो कि कैसा क्या चला, क्यों गतिरोध बना हुआ है। दूसरे एक दूसरे पे जो आरोप हैं, सट्टे का जो साग पे बट्टा लगा रहा है, वो आरोप सत्ता पक्ष की ओर से रामेश्वर डूडी पे लगा है। रामेश्वर डूडी एक बार फिर दारा सिंह एनकाउंटर का जिक्र एक बार फिर करके और ये कहें कि उस दिन को बाहर निकाला गया है। दोनों तरफ से गतिरोध जारी रहा और गतिरोध के बीच ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट बहस का रिप्लाई दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।